तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। यहाँ पे 4 इसके फीचर्स दिए गए हैं, मोटे मोटे पैराग्राफ ही, लेकिन बहुत आसान है। मैंने इसको एक बार पढ़ा है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसको समझने में। तो इसकी शुरुआत करते हैं इसके पहले फीचर के साथ। इसने दिया गया है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, पहले तो क्या था, जो बंगाल था या बंगाल प्रेसिडेंसी थी या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसकी औकात उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही पहले से ही मिल रहा था। अब उसको और उसकी औकात बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। अब जितनी भी टेरिटरीज थी जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन में थी, वो सारा कंट्रोल अब किसके अंडर रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसको सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दी गई। दिस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा सिनेरियो को क्रिएट करता है पहली बार, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थी, उसका अलग गवर्नर जनरल था, एक सेंटर पावर नहीं था। इनके अलग अलग गवर्नर जनरल थे, वो अपना मैटर सुलटा रहे थे। लेकिन जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है तो ये कहीं ना कहीं एक सेंटर पावर को क्रिएट करता है, जिसके अंडर ये पूरा इंडिया का टेरिटरी रहेगा। ये इट वाज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम पे हम ऐसा कह सकते हैं। और जो पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा हाईलाइट करके अपने दिमाग में डाल दो। इट डिप्रूव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। The laws made under the previous acts were called regulations, while laws made under this act were called as acts. मतलब जो कि पहले क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उसकी औकात बढ़ा दी गई थी, राइट। यहाँ पे क्या कर दिया, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थी उनकी औकात पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। जो उनके पास पहले लेजिस्लेटिव पावर्स थी अपने प्रेसिडेंसीज में, वो खुद लॉज बनाते थे, राइट। गवर्नर ऑफ बॉम्बे अपने प्रेसिडेंसीज में जो भी मैनेज रेगुलेशन करना है उसके लिए अपने रूल्स रेगुलेशन बनाता था, और जो मद्रास प्रेसिडेंसीज वाले थे वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। उनके अपने अपने लेजिस्लेटिव पावर्स थी, अब वो उनके पास नहीं रहेगी। अब से सारी लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। वो पूरे एंटायर ब्रिटिश इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज थी हिंदुस्तान में, उन सारे के लिए नियम कायदे सारे लॉज कौन बनाएगा, अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहले क्या होता था ना, जो लॉज बनते थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के पहले जो लॉज बनती थी उनको क्या कहा जाता था, उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। लेकिन अब से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद से जो लॉज बनेंगे उनको क्या कहा जाने लगा, एक्ट्स। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी। इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. It provided that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and his successors. Okay. It ended the activities of East India Company as a commercial body. मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या काम करती थी, एज ए ट्रेडर काम करती थी, और ट्रेडिंग के साथ साथ थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी करती थी, राइट। लेकिन अब से क्या हुआ, उसको बोला कि तुम अपना धंधा बंद करो और अपना सिर्फ काम किस पे फोकस करो, एडमिनिस्ट्रेशन पे। उसको बोला धंधा बंदा बंद, पैसा बाद में कमाना, पहले इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फोकस करो, उसको संभालने में फोकस करो, उसको गवर्न करने में फोकस करो, ये कंपनी को बोला गया। और कंपनी को ये भी बोला गया कि जो कंपनी है भले ही इंडिया पे वो राज कर रही है, लेकिन जो टेरिटरीज इंडिया की उसके अंडर कंट्रोल में है वो उसकी मालिक नहीं है। उसका मालिक कौन है, उसको बोला गया उसका मालिक वही है जो उनकी इंग्लैंड की महारानी है, और उसकी आने वाली पुश्ते ही हिंदुस्तान में जो टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रहेगी उनकी मालिक उसकी आने वाली पुश्ते ही रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी उसकी मालिक नहीं बनेगी, कभी उसे ओन नहीं कर पाएगी, ये भी उसको बोला गया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड said that Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. However, this provision was negated after opposition from the court of directors. तो क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने एक ऐसा अटेम्प्ट भी लागू किया कि जो अब इंडियंस को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देके कंपनी में एज ऑफिसर काम करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये इस एक्ट ने एक अटेम्प्ट पास किया, या कह लो एक सलाह दी या सुझाया। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कौन था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसे अपोज किया, राइट।
उनको शायद ये पता नहीं होगा कि अब इंडियंस भी कंपनी के ऑफिसर्स बनेंगे तो ये सब थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया और ये था अपना पूरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की कहानी। और अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की कहानी।